प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हमारे मेहमान खास अमीरुल्ला अंसारी साहब, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, गोपालगंज से, और 2008 से पासमानदा समुदाय के लिए लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, उनको सोशल जस्टिस दिलाने के लिए। और पेशे से ये बिजनेसमैन है और साथ ही साथ ये सोशल वर्कर भी है, समाज में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल्ला अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। आपके इस प्लेटफॉर्म के देखने वाले तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को तहे दिल से सलाम। सभी को शुक्रिया, सभी को धन्यवाद जी। पासमानदा डेमोक्रेसी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है अमीरुल्ला साहब। बहुत 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 शुक्रिया जी। अमीरुल्ला साहब, कुछ सवाल है। जैसे कि बिहार में मुसलमान में पासमानदा मुसलमान कितने प्रतिशत है? अभी के जो जातिगत जो जनगणना हुआ है बिहार में, उस जनगणना के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% दिखाई गई है। जिस 17% में पासमानदा समाज जो है उसकी आबादी 12 से 13% है। यानी अगर 100% के आंकड़ा लिया जाए तो 85 से 90% इसको मान के चलिए कि 85-90% जो है, 100 में 85% ये आबादी है बिहार के अंदर। जी, मतलब इतनी प्रतिशत आबादी होने के बाद भी अब तक राजनीति में पासमानदा मुसलमानों को कितना मौका मिला है? देखिए, पासमानदा मुसलमानों को बिहार में जो राजनीति हुई है, ये आज चलन में आया है। पासमानदा ये लफ्ज जो है आज चलन में आया है, इसके पहले ये चलन में बिल्कुल नहीं था। इसलिए कि मैंने देखा है कि जब आजादी से लेकर अब तक देश की जो है राज्य की पहली सरकार बनी, तब से लेकर अब तक जो है मैं देख रहा हूं, जो मैंने महसूस किया है, मैंने जो देखा है, तो मुझे लगा कि बिल्कुल 0% रहा है पासमानदा समाज की भागीदारी राजनीतिक पार्टियों में। तो इसके पीछे जो है कई वजह है, कई कारण है, जिसका सबसे मुख्य कारण ये है कि पासमानदा समाज को खुद ही पता नहीं है कि पासमानदा होता क्या है। और ये इसलिए पता नहीं है कि पासमानदा समाज की रहबरी करने वाला कोई पासमानदा लीडर उस तरह से पासमानदा समाज को अवेयर नहीं किया, पासमानदा समाज को उस तरह से जगा नहीं पाया। तो शायद इसकी कमी हो सकती है। कुछ लोग जो है, हमारे पूर्वज जो है, बहुत सारे लोग इसमें काम किए हैं, लेकिन उनका काम जो था वो पासमानदा शब्द को लेकर नहीं था, पासमानदा लफ्ज को लेकर नहीं था। जैसे हमारे बाबाए कौम जिनको हम कहते हैं अब्दुल कयूम अंसारी साहब, तो हमारे आइडियल हैं, मैं उनको आइडियल मानता हूं। और आसिम बिहारी साहब थे, उसी तरह से शेख भिखारी अंसारी साहब थे, बतक मियां अंसारी, ये हमारे आइडियल लोग थे। लेकिन ये आइडियल लोग सिर्फ चंद लोगों के बीच में रह गए थे, जो थोड़े से, हमको लग रहा है कि 0.05% भी नहीं होंगे। ये थोड़े से लोग जिनकी जानकारी में जैसे थोड़ा समझ, सियासी सोच जो रखते थे, और जिनके अंदर समाज में अपनी बिरादरी के ऊपर कुछ खास ध्यान रहा है, ख्याल रहा है। जैसे पिछड़े समाज के लिए अंसारी बिरादरी, मंसूरी, दर्जी, अजाम, धोबी, जिस तरह से पासमानदा समाज है,
उनके ऊपर अगर थोड़ा सा भी उनका ख्याल रहा है, उन लोगों के नजरों में ये लोग चंद लोग रह गए, जबकि ये होना चाहिए था कि पूरे बिहार के मुसलमानों के बीच में ये लोग एक ऐसे आइडियल बनते, जैसे मौलाना मजरुल हक बन गए, जैसे सर सैयद अहमद खान बन गए, जिस तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बन गए, वैसे तमाम मुसलमानों के बीच में ये पासमानदा जो लीडरान थे, जो हमारे पूर्वज, जिनके नाम पर आज हम पासमानदा की राजनीति कर रहे हैं, तो ये उस तरह से इनको हाईलाइट नहीं किया गया। और हाईलाइट करेगा कौन? हाईलाइट हम ही और आप कर सकते हैं, जो पासमानदा समाज के लोग हैं। तो पासमानदा समाज में कोई लीडर था ही नहीं, तो हाईलाइट करेगा कौन? और जो लीडर बना वो अपने चक्कर में रह गया, वो मुसलमान बनता फिर रहा है। तो इसकी कमी की वजह से जो है ये पासमानदा समाज को बिहार के अंदर राजनीति में कोई खास जगह, बल्कि 0% मिला। यही एक वजह है जी। अच्छा, जाति जनगणना से मुसलमान समाज के बारे में क्या नई जानकारी मिली? देखिए, जातीय जनगणना से मुसलमान समाज में नई जानकारी सिर्फ ये मिली कि मुसलमानों में भी जातियां होती हैं। इससे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, इसलिए कि जातिगत जनगणना तो लोगों के दिमाग में ये था कि सभी जो बिहार के अंदर या देश के अंदर जो लोग बसते हैं, अलग अलग बिरादरियों के हैं, अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, तो उनके अलग अलग चीजों को, जैसे जो हिंदू समाज में है ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और भी दलित जो है, पिछड़ा, एसटी, एससी, ओबीसी, ये सारी समाज तो सब कोई जानता था इसको। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये चीजें आम नहीं थी कि खास था तबका जिनको जाना जाता था कि इसमें भी कुछ बिरादरियां हैं जिनको ओबीसी, ईबीसी में रखा गया है, कैटेगरी वाइज रखा गया है। लेकिन इसको लेकर जो है एक मुहिम चलनी चाहिए थी कि जिस तरह से संविधान में बाकी लोगों को उसका फायदा दिया जा रहा है कैटेगरी के हिसाब से, उस तरह से इस कौम को भी, इस बिरादरी को, इस मुस्लिम माइनॉरिटी में जो पिछड़े लोग हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमान, जिसको पासमानदा कहा जा रहा है, उनको भी इसका लाभ मिले, उनको भी फायदा हो, उनका हक अधिकार मिले। इसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई पासमानदा लीडर नहीं आया। एक अली अनवर साहब आए थे। अली अनवर साहब जो पासमानदा महाज बनाकर पटना में प्रोग्राम किए, डॉक्टर एजाज अली भी उनके साथ थे। तो ये लोग एक मुहिम चलाए जिससे कि बिहार में कुछ लोगों को इसकी जानकारी हुई और अवेयर हुए। अगर हम बिहार में बात करें तो 1 से 2% लोगों को पता चला, और इसका फायदा उनको हुआ कि राजनीतिक पार्टियों में, जैसे जेडीयू में, उनको जो है जगह मिल गई। तो वो जगह मिलते ही वो पासमानदा को शायद वो लीड नहीं कर पाए, या वो इकट्ठा नहीं कर पाए, अपनी बात को रख नहीं पाए, या फिर राजनीतिक जो है चक्रव्यूह में वो फंस कर रह गए। तो पासमानदा जहां पे था वहीं रह गया, उसको खास कोई जगह नहीं मिली, कोई बेनिफिट नहीं मिला, और किसी राजनीतिक पार्टी के पास इसकी आवाज लेकर जाने वाला कोई नहीं रहा। जी। सभी पार्टियां अब पासमानदा मुसलमानों पर ध्यान क्यों दे रही है? देखिए, पासमानदा मुसलमानों पर ध्यान देने का जो वजह है वो पासमानदा संगठन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जैसे अभी पासमानदा संगठन जो अभी नया जो चलन में आया, पासमानदा, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज, उस संगठन से मैं भी जुड़ा, और बिहार में मुझे बिहार का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। और उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी संगठनें चल रही थी, लेकिन जो सिलसिलेवार और सिस्टमेटिक ढंग से इन लोगों ने पासमानदा महाज को चलाया, तो इसकी खबर जो है आज के जो केंद्र की जो सरकार है, जिससे बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, उस सरकार में इस बात को रखा गया, और इस बात को रखने के बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में पासमानदा शब्द का जो है 2-4 बार नाम ले लिया कि मुसलमानों में पासमानदा बिरादरियों के हक और उसके उत्थान के लिए हमारी पार्टी जो है हर तरह से मदद करेगी।
वो प्लेटफॉर्म पे हो ना हो बाद की बात है, लेकिन उनके जुबान से जब ये पसमानदा शब्द निकला तो पूरे देश में पसमानदा की बात चलने लगी। और पसमानदा की बात जब चलने लगी तो मैंने देखा कि जहां तक पसमानदा की बात चली तो पसमानदा की बात सिर्फ चल ही रही है, पसमानदा को कुछ खास उसका फायदा नहीं दिख रहा है। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पसमानदा को खास जगह इसलिए नहीं मिल रहा है कि पसमानदा में अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं बना जो पसमानदा के वजूद को, पसमानदा के हक को लेकर आगे बढ़ सके। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो लीडर इसलिए नहीं बन पाता है कि पसमानदा समाज में जो गांव में बसने वाले लोग हैं या शहर में बसने वाले लोग हैं या फिर पढ़े लिखे लोग हैं, पसमानदा जो बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनके अंदर अभी तक सियासी शऊर नहीं आया है। और जिस कौम के अंदर सियासी शऊर नहीं आता है वो गुलाम ही रहती है, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, वो बैरिस्टर क्यों ना बन जाए, वो बैरिस्टर बनकर भी अपना जो है सलाहकार उस आदमी को रखेगा जो अंगूठा टेक होगा, क्योंकि वो जाति के एतबार से वो बड़ा है, वो बिरादरी के एतबार में समाज में वो बड़ा है, तो इससे वो सजेशन लेगा और उससे वो अपना मार्गदर्शन लेगा। तो जाहिर है कि जब आपका मार्गदर्शक कोई और है तो आपको अपने हिसाब से वो ढालेगा, ना कि आपको आपके वजूद में बनाएगा। मेरी समझ में ये कमियां जो रही हैं ये मुझे महसूस हुआ है। जी, पसमानदा मुसलमानों को सरकारी योजनाओं और आरक्षण से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, अगर सरकारी योजनाओं को आरक्षण के तर्ज पर लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एसटी, एससी, ओबीसी को इसका लाभ मिलता रहा है उस तरह से पसमानदा मुसलमानों को भी मिलेगा। लेकिन ये अगर प्लेटफॉर्म पे ये सदन में इस चीज को रख दिया जाए और ये पास हो जाए कि एसटी, एससी में भी पसमानदा मुसलमानों को, कुछ ऐसी बिरादरियां हैं पसमानदा मुसलमान में जैसे नट बख्खो और हलालखोर मिसकारी, ये सब बिरादरियां जो हैं उनको एसटी, एससी में रखा जाए। वो कैटेगरी वाइज इस मुसलमानों में जो सर उस तरह से जैसे बाकी धर्मों के लोगों को रखा गया है संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी बनाकर और उनको आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से मुसलमानों को भी अगर उस कैटेगरी में रखा जाए और आरक्षण दिया जाए तो ये मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान है, जो हाशिए पर हैं, मुझे लगता है कि एसटी, एससी से भी बदतर स्थिति से गुजर रहे हैं ये मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान जिसको कहा जाता है। तो इसका लाभ मिल सकता है, इस पे पहल होनी चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं तमाम पसमानदा मुसलमान के जो एक्टिविस्ट हैं, पसमानदा मुसलमान के जो लीडरान हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग जमीनी स्तर पर गांव-गांव घूमकर पसमानदा को इकट्ठा करें, उनके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें जिस तरह से कांसी राम ने अपने समाज के लिए किया, लालू प्रसाद जी ने अपने समाज के लिए किया, अभी मुकेश साहनी जो है वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने समाज के लिए किया, ये तमाम प्रमाण है इसके। हम भी उस तरह से करें। हम घर में बैठे रहेंगे और पसमानदा चिल्लाते रहेंगे तो कोई हमें सुनने वाला नहीं है, कोई हमें जगह देने वाला नहीं है। जब हम ये तय कर लेंगे कि नहीं, हम पसमानदा एक हैं और जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं, अब इनको नजरअंदाज करना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वोट बैंक की राजनीति सभी करते हैं, तो उस वोट बैंक को हमें बनना पड़ेगा। जब तक हम वोट बैंक नहीं बनेंगे, मजबूत बैंक नहीं बनेंगे कि हम जो चाहेंगे वही होगा, तब तक ये मुश्किल है। जी, क्या पसमानदा मुसलमान चुनाव में हार जीत तय कर सकती है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप सोचिए कि जिस बिहार की बात हम करें, हम अपने जिले की बात करें, हम जिस जिला में रहते हैं, हमारी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहाँ टोटल जो वोटर्स हैं उनकी आबादी जो है 2,85,000 से 90,000 के आसपास है इस कंस्टिट्यूएंसी में। उस 2,85,000 को ही माने, जिसमें 65,000 के आसपास जो है मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी है। इस 65,000 में आपको 45,000 यानी 45,000 जो है वो पसमानदा मुसलमान है। तो अगर ये 45,000 पसमानदा मुसलमान अगर एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो उसका अपना विधायक होगा,
वो कोई भी पार्टी को, किसी भी लीडर को जिता सकता है, हरा सकता है, लेकिन उसके लिए संगठित होना जरूरी है। और ये संवैधानिक लड़ाई है, इसमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, किसी से कोई बुराई नहीं है। हर आदमी अपने लिए जी रहा है, हर आदमी अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहा है। संविधान में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में सबका अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हमें सरकार से लड़नी है, हमें प्रशासन से लड़नी है, हमें किसी भी जाति, धर्म और किसी पंथ बिरादरी से नहीं लड़ना है। जिस तरह तमाम लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए सरकार से, मौजूदा सरकार से, वैसे हम भी लड़ें। हमें एक होने की जरूरत है। जब हम एक होंगे तभी होगा। अब 4 लोग इधर पार्टी में हैं, 4 लोग उधर पार्टी में हैं, कोई उसको तारीफ कर रहा है, कोई इसकी तारीफ कर रहा है, तो बटे हैं। तो जब बटे रहेंगे तो कोई हमारा वजूद नहीं है। ये स्थिति है, इसकी वजह से हम लोग कर सकते हैं और ये कोशिश हो रही है। बाकी आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर इस चीज को बढ़ाया जाए तो बहुत तेजी से ये काम हो सकता है। जी। जाति जनगणना से पसमानदा मुसलमानों को राजनीति में क्या फायदा हो सकता है? सबसे बड़ी फायदा ये हो सकती है कि पसमानदा मुसलमान अपनी आबादी को समझ गए कि हमारी आबादी इतनी है, तो अब अपनी आबादी के हिसाब से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे अभी महागठबंधन जिसको एनडीए और गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, उसमें मैंने देखा कि मुकेश साहनी, जो पूरे बिहार में उनकी आबादी 1% भी नहीं है। अगर पूरे बिहार का हम रेशियो निकालें तो 1% से भी कम है। और वो जो है कह रहे हैं कि हम गठबंधन में 20 सीट, 40 सीट हम लेंगे, तब जो है हम आपको समर्थन देंगे। तो ये उनका स्टेटस इतना मजबूत इसलिए है कि वो समाज के लोग उनका लीडरशिप मान रहे हैं, इसलिए वो उनको राजनीतिक हक, उनका अधिकार मिल रहा है। जैसे आरजेडी में तेजस्वी यादव उनको साथ में लेके घूम रहे हैं। आपको पता होगा कि इस कौम को, पूरे माइनॉरिटी की बात करें तो अख्तरुल इमाम कई बार चक्कर लगाए राजद के दरवाजे पर, लेकिन उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया। ये तो हम टोटल मुसलमानों की बात अगर कर लें तो इसलिए नहीं किया गया कि शायद मुसलमानों का लीडरशिप बहाल हो जाएगा यहाँ पे, ये सोचकर उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन मुसलमानों का वोट उनको चाहिए। तो वैसे तो पासमानदा को कोई मानता नहीं है, पासमानदा को तो मुसलमान भी नहीं मानते हैं कि ये मुसलमान है। ये राजनीति में चुनाव के टाइम में सभी एक सफ में खड़े होने वाले हो जाते हैं, एक मुसल्ले पे खाने वाले हो जाते हैं, सभी एक कलमा, एक रसूल, एक अल्लाह को मानने वाले हो जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही वो जुल्हा, दुनिया, दर्जी, हजाम, धोबी, नाई, ये सारी चीजें बन जाते हैं। तो इनके वजूद को ये समझना चाहिए कि हम कैसे राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाएंगे, प्रेशर करेंगे। उसके लिए कोई मजबूत दावेदारी, कोई लीडर खड़ा हो और उसके पीछे सभी लपैक करके जाएं, तो ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं। जी। क्या अब मुसलमानों के अंदर पसमानदा और ऊंची जाति का फर्क राजनीति में ज्यादा दिखेगा? बिल्कुल दिखता रहा है, दिखेगा नहीं, दिखता रहा है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को उठाकर देख लीजिए, माइनॉरिटी का जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनता है उसमें किसका दबदबा है? ऊपर जो बैठने वाला आदमी है वो कभी नहीं चाहता है कि नीचे से कोई नीचे जो हमसे नीचे है वो वहां पहुंच जाए, इसलिए कि ऊपर उसको दबा दिया जाता है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। मैं अपनी बात करूं, गोपालगंज विधानसभा का चुनाव मैं 2015 में लड़ा, तो जब तक मैं केवल जो है मुसलमान बनकर मैं मुसलमान करता रहा और मुस्लिम लीडरों का साथ देता रहा, तब तक तो मैं ठीक था। लेकिन जैसे मैं चुनाव में कदम रखा तो मैं अपनी औकात पे आ गया, मुझे लोग अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिए, मुझे कई तरह के इल्जामात लगाए गए, कई तरह के जो है ब्लेम, मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया, कई तरह के जो है मुझ पे जो है तोहमतें लगाई गई, वो सिर्फ इसलिए कि मैं पासमानदा समाज से हूं। हालांकि आबादी हमारी पासमानदा समाज की है, हमारे ही वोट से लोग उभरते हैं, हमारे ही वोट से लोग लीडर बनते हैं, हमारे लोगों के समर्थन से, लेकिन सिक्का उसी का चलता है जो मजबूत है स्थिति में। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जो हमारे समाज में जो मजबूत लोग हैं ये काम करना नहीं चाहते, और जो करना चाहता है उसके पास फंड नहीं है, वो कमजोर है।
तो जज्बा तो बहुत सारा है, लेकिन करने की जो है हिमाकत वही कर सकता है ना जिसके पास पैसा है, और पैसे की बिना राजनीति करना असंभव है। तो ये चीज ऊंच नीच का जो भेदभाव ये खाई बनता रहेगा, इसलिए कि इसको ये नीचे वाले को जब तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये आरक्षण के बल पे ही आगे बढ़ेगा। इसको कोटे के हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा तभी बढ़ेगा, और सरकार ही इसको बढ़ा सकती है। जनता के बीच में हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं होगा किसी दिन, हो सकता है, ये बहुत लंबी कहानी होगी। यूनाइट होना जरूरी है, यूनाइट लोग होंगे तभी मुमकिन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीरुल्लाह अंसारी साहब, अपना ख्याल हमारे सामने बांटने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम में देने के लिए। और हमारे नाजरीन से भी दरखास्त करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। बहुत बहुत